जय हिंद दोस्तों, एम्पायर क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भाषा और वर्णमाला के बारे में। आज हम संधि टॉपिक के वर्णमाला से कुछ आगे के क्वेश्चन जो है आगे के टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारा आगे का टॉपिक होगा स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन किस प्रकार से करेंगे? पहला विभाजन करेंगे हम मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर, ठीक है सर। मात्रा के आधार पर विभाजन करेंगे। मात्रा के आधार पर जो है स्वरों का विभाजन हम दो प्रकार से करेंगे। दो प्रकार से विभाजन करेंगे मात्रा के आधार पर। पहला मूल, रूढ़ या ह्रस्व स्वर। ये कौन से होते हैं? तो ये इनकी संख्या 4 होती है सर। कौन कौन से? ए हो गया, छोटी ई हो गई, छोटा ऊ और री। ठीक है सर। मूल, रूढ़ या ह्रस्व हो गए। इसके अलावा सर, इसके अलावा यौगिक या फिर दीर्घ, यौगिक हो गए, दीर्घ हो गए, या फिर यौगिक या दीर्घ हो गए। यौगिक या दीर्घ, इनकी संख्या होती है सर 7। सर 7 कौन से हो गए? 4 तो ये हो गए। इसके अलावा जो बच गए, आ बच गया, बड़ी ई बच गई, बड़ा ऊ, इसके अलावा ए, आई, ओ, औ। ठीक है सर। हमने मात्रा के आधार पर देख लिया। मात्रा के आधार पर मूल, रूढ़ या यौगिक हो गए। इसके अलावा मात्रा के आधार पर मूल, रूढ़, ह्रस्व और यौगिक या दीर्घ। इनको एक गुरु भी बोलते हैं, गुरु। ठीक है सर, ये हो गए। अब इनमें देखो दोस्तों, आ, ई और ऊ, इनको बोलते हैं सजातीय वर्ण। सजातीय वर्ण। ठीक है सर। इनको सजातीय वर्ण क्यों बोलते हैं? सजातीय वर्ण इनको इसलिए बोलते हैं, जैसे आ है तो आ, ए और ए एक ही जाति के हो गए, ए और ए, तो इनसे मिलकर आ बन गया, तो ये सजातीय हो गई। इसी प्रकार अगर हम ई और ई को जोड़े तो ये बड़ी हो गई। इसके अलावा ऊ और ऊ को जोड़े तो ये बड़ा हो गया। तो ये हो गए 3 सजातीय। इसके अलावा सर, ए बच गया, आई, ओ और औ। ठीक है सर, ये 4 बच गए। ये हो जाएंगे विजातीय वर्ण। विजातीय वर्ण। सर सजातीय वर्ण भी हो गए और विजातीय वर्ण भी हो गए। तो पहला हमारा मात्रा के आधार पर हमने विभाजन कर दिया। दूसरा विभाजन हम देखें तो है हमारा होस्ट या होठ की आकृति के आधार पर। आकृति के आधार पर सर, इस आधार पर भी 2 होंगे। कौन कौन से होंगे सर? पहला होगा वृत्ताकार और दूसरा अवृत्ताकार। वृत्ताकार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो वृत्ताकार में आएंगे ऊ हो गया, बड़ा ऊ, ओ हो गया और औ, यानी 4 वर्ण हो गए। इसके अलावा जो 7 वर्ण बच गए स्वरों में, वो बाकी के इसमें आ जाएंगे। जैसे ए हो गया, आ हो गया, ई, बड़ी ई, इसके अलावा ए, आई, री हो गया। ठीक है सर। ये 7 जो वर्ण हैं स्वरों के, ये अवृत्ताकार में आ गए।
तो पहला हमारा मात्रा के आधार पर हमने देख लिया, मूल या पहला मूल, दूसरा यौगिक। ठीक है सर। होठ की आकृति के आधार पर देख लिया, जैसे वृत्ताकार। वृत्ताकार अगर हम जिस प्रकार से मुंह से बोले, जैसे ऊ, तो हमारा मुंह जो होठ है वो मतलब वृत्ताकार आकृति ले लेते हैं, तो वो हो गए वृत्ताकार। इसके अलावा बाकी 7 हो गए अवृत्ताकार। ठीक है सर। 2 आधार पर हमने विभाजन देख लिया। तीसरा अगर हम देखें, तीसरा जो हमारा आधार होगा वो होगा जीवा के आधार पर। जो हमारी जीव है उसके भाग्य के आधार पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन बना था, इस बार भी क्वेश्चन बनने की 100% संभावना है। यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो जीवा के आधार पर देखो, हमारी जीवा की आकृति मैं आपको बता दूं, कुछ इस प्रकार से। ये जीवा का अग्रभाग हो गया, ये मध्य भाग और ये पश्च भाग। ये अग्रभाग हो गया, ये मध्य भाग हो गया, और ये पीछे का भाग हो गया पश्च भाग। ठीक है सर। जीवा का अग्रभाग हो गया, मध्य भाग हो गया और पश्च भाग हो गया। मध्य भाग में केवल अ आएगा। ठीक है सर। हमने देख लिया हमारा जो जीवा के 3 भागों में हमने विभाजित किया। मध्य भाग में अ आ गया। इसके अलावा अग्रभाग में देखें हम तो ई, बड़ा ई, ए और आई, ये 4 हमारे अग्रभाग में हो गए। ठीक है सर। 4 हमारे अग्रभाग में। अब जो शेष बच गए वो पश्च भाग में हो जाएंगे, जैसे आ, री, ओ, औ हो गया। इसके अलावा ऊ और ओ हो गया। ठीक है सर। ये हमारे पश्च भाग में हो गए। तो सर जीवा के भाग के आधार पर हमने देखा अग्रभाग में ई, ए और आई। इसके अलावा हमने मध्य भाग में देखा, मध्य भाग में केवल अ। पश्च भाग में देखा तो पश्च भाग में जो उत्पन्न होते हैं हमारे पश्च भाग से, वो आ, री, ऊ, ओ और औ, ये हो गए हमारे जीवा के भाग के आधार पर। ठीक है सर। अगला हमारा होगा मुंह खुलने के आधार पर। मुंह खुलने के आधार पर, मुंह खुलने के आधार पर, मुंह खुलने के आधार पर सर हम इनको विभाजित करें तो हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 4 भागों में सर विपरीत हो गया, अर्ध विपरीत हो गया, अर्ध विपरीत, इसके अलावा संवृत्त, और चौथा हो गया अर्ध संवृत्त। चार भागों में हमने मुंह खुलने के आधार पर विभाजित कर दिया। विपरीत, तो विपरीत में देखिए तो हम केवल विपरीत में आ आएगा। ठीक है सर। हमने मुंह खुलने के आधार पर देखा तो विपरीत में देखा, विपरीत में केवल आ आएगा। ठीक है सर। इसके अलावा अर्ध विपरीत में ए और औ, ए हो गया, ऐ हो गया और औ हो गया। 3 इसमें हो गए सर। विपरीत में आ हो गया, अर्ध विपरीत में ए हो गया, ऐ हो गया और औ हो गया। ठीक है सर। इसके अलावा संवृत में देखें हम तो संवृत में सर ई हो गया, बड़ा ई हो गया, इसके अलावा ऊ और बड़ा ऊ हो गया। ठीक है सर। ये 4 संवृत में हो गए। इसके अलावा अर्ध संवृत में देखें हम तो अर्ध संवृत में ए और ओ, ए और ओ। तो इस प्रकार से हमने मुंह खुलने के आधार पर भी देख लिया, जीवा के आधार पर भी देख लिया।
दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे चले। आगे अगर हम देखें तो अब होगा हमारा नाद या गूंज के आधार पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट होगा। इसमें देखो, पहला होगा अ घोष, दूसरा होगा श घोष। अ घोष और स घोष हो जाएंगे। अ घोष का मतलब सर इसमें इसे घोष या स घोष या फिर घोष भी बोल देते हैं, स घोष वर्ण, ठीक है। अ घोष वर्ण सर कौन से होंगे, अ घोष वर्ण और स घोष वर्ण, इस बारे में बता दीजिए। तो अ घोष वर्ण देखो दोस्तों, हमारा जो किसी भी वर्ग है जो हमारे वर्णमाला में है, वर्णमाला का किसी भी वर्ग वर्णमाला का किसी भी वर्ग का, और इसमें भी किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का कौन कौन से वर्ण आएंगे वो देखो। अगर दोस्तों आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो दोस्तों देखो, अ घोष में अगर हम देखें तो पहला और दूसरा वर्ण, सर पहला दूसरे वर्ण का मतलब क्या है, पहले और दूसरे वर्ण का मतलब है जैसे हमारा क वर्ग हो गया पहला वर्ग, तो क वर्ग के क और ख दो वर्ण हो गए। इसके अलावा अगले वर्ग के च और छ दो वर्ण हो गए। तो मतलब पहला और दूसरा वर्ण, इसमें आ जाएंगे तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण मतलब पहले वर्ग का देखें तो घ घ, दूसरे का देखें झ झ र, इस प्रकार से दोस्तों। तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ठीक है सर। अ घोष और स घोष हमें समझ आ गया। आगे बताओ सर, आगे है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, अ घोष में देखो दोस्तों, इसमें तीन चीजें हो जाएंगी। इसके अलावा इसमें श तीन तो ये हो गए। इसके अलावा सॉरी श और इसमें आ जाएगा है, ठीक है सर। एक बार मिटा देते हम, ठीक है सर, ये आ गए। इसके अलावा इसमें आ जाएंगे अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण सर, अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं, तो अंतस्थ वर्ण हमने पिछली क्लास में देखा था, य र ल और व, ये हो जाएंगे हमारे अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण हो गए, सभी स्वर हो जाएंगे। इसके अलावा सर सभी स्वर, इसके अलावा सभी स्वर भी जो है स घोष में आ जाएंगे, ठीक है सर। अ घोष और स घोष की बात जो है गूंज या नाद के आधार पर हमारी हो गई। अब सर अल्प प्राण और महाप्राण में क्या अंतर है, तो अल्प प्राण में देखो, अल्प प्राण में जो है किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और इसमें दूसरा और चौथा वर्ण। सर पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण का क्या मतलब, पहला वर्ण मतलब क, तीसरा वर्ण मतलब ग और पांचवा ड़, इस प्रकार से दूसरा और चौथा ख और घ, ये हो गया दूसरे और चौथा। तो अल्प प्राण और महाप्राण में समझ आ गया, यानी पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और इसमें दूसरा और चौथा वर्ण आ गया, ठीक है सर। इसके अलावा इसमें सभी स्वर आ जाएंगे। इसके अलावा सर सभी स्वर हो गए, ठीक है दोस्तों। इसमें सभी स्वर भी हो जाएंगे, अंतस्थ वर्ण हो जाएंगे। इसके अलावा अंतस्थ वर्ण जैसे य, र, ल और व,
ठीक है सर। अंतस्थ वर्ण भी हो गए। इसमें दोस्तों ऊष्मीय वर्ण आ जाएंगे। ऊष्मीय वर्ण सर, ऊष्मीय वर्ण का मतलब श और है। इसमें और इसमें दोस्तों थोड़ा अंतर है। यहाँ ऊष्मीय वर्ण सभी महाप्राण में आएंगे, जबकि यहाँ ऊष्मीय वर्ण 3 इसमें आएंगे और जो अंतिम है वो सहघोष में आएगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अब हम जो है उच्चारण व्यवस्था देखेंगे स्वर और व्यंजनों की। उच्चारण व्यवस्था स्वर और व्यंजनों की। ठीक है सर। उच्चारण व्यवस्था का मतलब है कि वर्ण जो है हमारे, वो उनका उच्चारण हमारे मुख से कहाँ से होता है। सबसे पहले देखो कंठ, हमारे कंठ से होगा तो कंठ हो गए। उसके बाद तालु, फिर मूर्धा, पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत, पांचवा ओष्ठ, उसके बाद कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, उसके बाद दंतोष्ठ, अगला 7वां हो जाएगा कंठोष्ठ, दंतोष्ठ हो गया, कंठोष्ठ हो गया। इसके अलावा कंठ तालु हो गया, और इसके अलावा नासिका। ये 9 प्रकार हैं दोस्तों। कंठ से उच्चारण होगा, उसके बाद तालवे से, जो हमारा तालवा है वहाँ से, उसके बाद मूर्धा से, फिर हमारे दंत से, फिर ओष्ठ, फिर दंत और ओष्ठ दोनों मिलकर दंतोष्ठ, फिर कंठ और ओष्ठ मिलकर कंठोष्ठ, फिर कंठ और तालु मिलकर कंठ तालु, उसके बाद नासिका जो हमारे नाक से उच्चारण होता है। ठीक है सर, ये तो ठीक है। अब इनमें कौन कौन से वर्ण आएंगे दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा कौन कौन से इसमें वर्ण आएंगे। पहले हम बात कर लें स्वरों की। ठीक है सर, पहले हम स्वरों की बात कर लेते हैं कि स्वर कौन कौन से आएंगे इसमें। कंठ में देखो दोस्तों, कंठ से हमारे ए का उच्चारण कंठ से होता है। उच्चारण करके देखिए आप, हमारे कंठ से ही उच्चारण होगा। ठीक है सर। इसके अलावा ए के अलावा आ का हो जाएगा। ठीक है सर। इसके अलावा तो ये 3 वर्ण हैं, इनका हमारे उच्चारण जो है कंठ से होता है। ठीक है सर। इसके अलावा तालु से, सर तालु से हो जाएगा हमारे ई और बड़ा ई। ठीक है सर, कंठ से हो गया, तालु से हो गया। ठीक है सर। मूर्धा से हमारे केवल री का उच्चारण होता है। ठीक है सर, ये भी हो गया। दंत, तो दंत से हमारे किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता, व्यंजन का होता है, स्वर का कोई उच्चारण नहीं होता। ठीक है सर, स्वरों की दंत में कोई नहीं होता। ओष्ठ के बता दो सर, ओष्ठ में कौन कौन से, तो ऊ और ऊ जो है हमारे, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये जो है हमारे ओष्ठ से होते हैं। ठीक है सर। इसके अलावा दंतोष्ठ से कौन से होंगे, तो सर दंतोष्ठ से कुछ नहीं होता। कंठोष्ठ से ओ और आऊ हो गया, ओ और आऊ हो गया। ठीक है सर, कंठोष्ठ से हो गया। सर कंठ तालु से कौन से होंगे, तो कंठ तालु से होंगे हमारे ए और आई, कंठ तालु से हो गए। नासिका से कौन से होंगे, तो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण है वो नासिका से होगा। सर 5वां वर्ण का मतलब ण हो गया, न हो गया, ण हो गया, न हो गया और म हो गया। ठीक है सर, ये नासिका से हो जाएंगे। स्वरों की तो बात हो गई सर, ये कुछ व्यंजनों की बात। ठीक है सर। अब इसके अलावा व्यंजनों में कौन कौन से आएंगे, व्यंजनों की बात करें तो देखो दोस्तों, व्यंजनों में हमारे जो है नासिका में आ ही गई, कंठ तालु में कोई आने वाला है नहीं। इसके अलावा दंतोष्ठ में
दंतोष्ट में भी नहीं आनी है, दंतोष्ट में केवल व आएगा। दंतोष्ट की अगर हम बात करें तो इसमें केवल व आएगा, कंठोष्ट में आएगा नहीं, कंठ तालु में आएगा नहीं, नासिका में आएगा नहीं, दंतोष्ट में व आ गया। ठीक है सर। अब देखो दोस्तों, कंठ में क वर्ण के चारों प्रथम चार क, ख, ग और घ। ठीक है सर, कंठ में आ गए। तालु में च, छ, झ, झ। ठीक है लो, कंठ में हो गए, तालु में हो गए मूर्धा, ट, ठ, ढ, ढ। देखो इनका पांचवा जो वर्ण है ना, वो पांचवा वर्ण नासिका में आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? पांचवा वर्ण यहाँ आ गया, प्रथम द्वितीय तृतीय और चौथा, मतलब चारों वर्ग के चारों वर्ण यहाँ, पांचवा वर्ण यहाँ आ गया। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दंत में अगर बात करें हम, तो दंत में हो जाएगा त, थ, ध और ध। ठीक है सर, कंठ, तालु, मूर्धा और दंत में हो गए। इसके अलावा ओष्ठ में बात करें हम, तो ओष्ठ में प, फ, भ और भ। ठीक है सर, ये वर्ण ये तो हो गए। इसके अलावा देखो दोस्तों, यह जो है, हाँ अब बचे हमारे कौन से? अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण की बात करें, कंठ में कोई अंतस्थ होगा नहीं। तालु में देखें हम, तालु में यह हो जाएगा, इसमें र, ल। ओष्ठ में हमारे कुछ होगा नहीं, और दंतोष्ठ में वह हो जाएगा, यह र, ल और ये रहा वह। ठीक है सर, हमारे जो है वो अंतस्थ वर्ण भी आ गए। सर ऊष्मीय वर्ण कौन से में आएंगे? ऊष्मीय वर्णों की अगर हम बात करें, तो इसमें श, इसमें श और इसमें है, ये हो गए ऊष्मीय वर्ण। ठीक है सर, ये हमारी उच्चारण व्यवस्था हो गई। उच्चारण व्यवस्था का दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया। एक बार फिर से बता देता हूँ, कंठ में स्वरों की अगर हम बात करें तो ए, आ और अन हो गए। ठीक है सर। तालु में बताओ, तालु की बात करें तो तालु में केवल दो ही वर्ण होंगे, ई और ई। ठीक है। मूर्धा में केवल री होगा। दंत में कोई स्वर नहीं होगा, व्यंजन होंगे। ठीक है। ओष्ठ में ऊ और ऊ स्वर होगा। दंतोष्ठ में कोई स्वर नहीं होगा, केवल व व्यंजन होगा। कंठोष्ठ में ओ और औ हो गया। कंठ तालु में ए और आई हो गया। नासिका में अंतिम पांचवें वर्ण हो गए प्रत्येक वर्ग के। ठीक है सर। पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इन पांचों के अंतिम वर्ण ये हो गए। ठीक है सर। पहला वर्ग जो है कंठ में आएगा, पहले वर्ग के 4 वर्ण। दूसरे वर्ग के 4 वर्ण जो है तालु में आएंगे। तीसरे वर्ग के मूर्धा में, चौथे के दंत में और पांचवा ओष्ठ में। यहाँ तक की बात हमारी हो गई। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था क्लास में, पिछली क्लास में हमारी भाषा और वर्णमाला। इस क्लास में हमने स्वरों की जो है द्विभाजन व्यवस्था देख ली, उच्चारण व्यवस्था देख ली। अब हमारा टॉपिक जो शुरू होगा वो हुआ संधि। तो दोस्तों पहले आप यहाँ तक कवर कीजिए, याद कीजिए, उसके बाद संधि में हमारे कोई जो परेशानी नहीं होगी। संधि टॉपिक को हम बहुत अच्छे से, एकदम आराम से, नॉर्मल से इतना मजबूत बना देंगे कि आपको संधि में से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप तुरंत उससे हमारे कंटेंट से कर देंगे। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।